हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्गीकरण से रिलेटेड जो हमारे सेकेंड पार्ट है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें वर्गीकरण से संबंधित जितने भी पॉइंट अगर बन रहे हैं तो हम वन बाय जो क्लासेस ले रहे हैं ये हमारी कंटिन्यू चलेगी। जिसमें आज हम देखेंगे वर्गीकरण, जीवन क्या होता है, जीवन के कुछ जीवों के कुछ लक्षण, विशिष्ट लक्षण, और इनको कैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, और इनको हम कहां कहां से हम इनके बारे में जानने को मिलता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, आज हम बायोलॉजी से रिलेटेड जो हमारी क्लासेस चल रही थी, क्लासिफिकेशन या जीवों में वर्गीकरण, तो वही क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं, देखो इसमें हमको पॉइंट ऑफ क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मैंने इससे पहले एक क्लास और डाल दिया हूं, उस क्लास को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, तो सबसे पहले मेरा एक फर्स्ट पॉइंट है, चलिए सबसे पहला हमारा पॉइंट है जीवन क्या है, या फिर बोल सकते हो सजीव क्या है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास सजीव। ठीक है, सजीव किसे कहते हैं। ठीक है, सजीव किसे कहते हैं। आज हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये है वर्गीकरण से संबंधित, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलेगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं सजीव क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले सजीव क्या होता है। सजीव जो होता है वो 100 प्रतिकृति कर सकता है, 100 प्रतिकृति कर सकता है। ठीक है, 100 प्रतिकृति कर सकता है। दूसरी चीज, ये 100 नियमनकारी होता है, 100 नियमनकारी होता है। ठीक है, 100 नियमनकारी होता है। तीसरी चीज, देखो पहला क्या होता है, ये 100 प्रतिकृति करता है। दूसरा क्या होता है, ये 100 नियमनकारी होता है। और तीसरी चीज, ये बाह्य उद्दीपन के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है। ठीक है, विकासशील होता है। ठीक है, विकासशील होता है। विकासशील होता है। ठीक है, और चौथी चीज, ये बाह्य उद्दीपन के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है। क्या होता है, संवेदनशील होता है। ठीक है, 100 नियमनकारी में उसी में ले लेते हैं। ठीक है, या फिर हो सकते हैं संवेदनशील होता है। ठीक है, देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है, 100 प्रतिकृति मतलब जो सजीव होते हैं वो क्या होते हैं, 100 प्रतिकृति मतलब अपने समान एक कॉपी करके जाता है। मतलब कॉपी का मतलब ये होता है कि अपने समान संतान उत्पन्न करके जाता है। मतलब 100 प्रतिकृति कर सकता है, अपने जैसे हुबहू चीजों को बना सकता है। जैसे हम लोग हैं, मानव हम जैसे मरने से पहले, हमारी डेथ होने से पहले हम क्या कर देते हैं, अपने समान एक संतान उत्पन्न करके जाते हैं, वो होता है 100 प्रतिकृति कर सकता है। ठीक है, 100 नियमनकारी मतलब क्या होता है, स्वयं ही हम अपना जो भी है उत्सर्जन, डाइजेशन, ये जितना भी रिस्पायरेशन है ना, ये जितनी भी घटना है ये हम स्वयं ही कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको 100 नियमनकारी। ठीक है, जीवों के लक्षण है। विकासशील होता है, हमारा शरीर का निरंतर विकास होते रहता है। निरंतर विकास, आप बोलोगे सर जी शरीर का निरंतर विकास तो होता नहीं है। हाँ, कुछ इस तक, जैसे पुरुषों में 21 साल तक लगभग विकास होता रहता है हमारे बॉडी का बाहरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और महिलाओं में इससे थोड़ा 1-2 साल कम। ठीक है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों में कंटिन्यू विकास होता रहता है, बढ़ता रहता है। लेकिन एक ही चीज नहीं बोल सकते कि शरीर का बढ़ना ही हमारा विकास है, क्या नहीं है। क्या शरीर की ग्रोथ ही विकास वाला है, क्या नहीं। हमारा दिमाग भी धीरे धीरे विकास होता रहता है, हमको धीरे धीरे चीजें समझ आती है। ठीक है, तो वो होता है विकासशील। क्लियर हो गया। अब आता है संवेदनशील, मतलब बाहरी उद्दीपन के प्रति क्या आता है, संवेदनशील होता है। बाहरी उद्दीपन के प्रति मतलब जैसे आपको गर्मी लगी, पसीना निकलने लग जाएगा, संवेदनशील हो जाएगा। उसको अपने बाहरी टेम्परेचर को आंतरिक टेम्परेचर के साथ क्या कर लेता है, वो साझा कर लेता है, और वो एक म्यूचुअल क्या बोल सकते हो कि एक संवेदन अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेता है। ठीक है, ठंडी लगी, ठंड लगती है तो वो
थोड़ा सा बाहर से थोड़ा टेम्परेचर ले लेगा और अपने आप को फिर से वो गर्म फील करवाएगा। ठीक है, तो बाहरी चीजें कांटा चुभा पैर से फटाक से निकाल देगा वो। तो ये क्या हो जाता है, बाहर जो भी चीजें होती है, गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ये सब क्या होता है, बाहरी जो वातावरण के प्रति क्या हो जाता है, संवेदनशील होता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो सजीव क्या होता है, अपने समान एक हुबहू चीजें तैयार कर लेता है, जीव को तैयार कर लेता है और स्वनियमनकारी होता है, विकासशील होता है और संवेदनशील होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सजीव क्या होता है, आप बोलोगे सजीव स्वप्रतिकृति, स्वनियमनकारी, विकासशील तथा संवेदनशील, बाहरी वातावरण के प्रति संवेदनशील क्या रखता है, क्षमता रखता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सजीव। ठीक है, ठीक है, यहां तक आपको ये चारों पॉइंट समझ आ गया होगा। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि स्वप्रतिकृति रखता है, स्वप्रतिकृति कर सकता है, स्वनियमनकारी होता है, विकासशील होता है और संवेदनशील होता है। ठीक है, ये सजीव के बारे में है। ठीक है, अब देखिएगा सजीव, अब जीवन क्या है, ये सजीव किसे कहते हैं बता दिया कि वे सभी जीव जो स्वप्रतिकृति, स्वनियमनकारी, विकासशील तथा बाहरी वातावरण के प्रति संवेदनशील की क्षमता रखते हैं, ऐसे सभी जीवों को हम सजीव कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जीवन क्या है इसके बारे में हम समझो। जीवन क्या है, ठीक है, जीवन क्या है, देखो क्या होता है, जीवन एक अणुओं का बोल सकते हो, अणुओं का एक जटिल तंत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया होती है। मतलब अणुओं का एक जटिल क्या है, जटिल संगठन है या जटिल तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रक्रिया होती है। हाँ? जिसमें विभिन्न प्रक्रिया होती है। ठीक है, देखिएगा क्या हो रहा है, अणुओं का एक जटिल तंत्र है, जीवन क्या है, एक अणुओं का जटिल तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रक्रिया होती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की लिख देना यहां पर, विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है। ठीक है, आपको बोलेगा कि भाई जीवन क्या है, तो देखो सबसे पहले आप सोचिएगा जब इस दुनिया का, इस पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा होगा तो एक बिग बैंग सिद्धांत सुनेंगे आप लोगों ने। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत में क्या होता है, एक हमारा बहुत बड़ा आग का गोला रहता है। क्या रहता है, एक आग का गोला रहता है, एक पिंड रहता है, हमारा जो एक पिंड है, पिंड बोले तो एक आग का गोला एक पिंड है। ठीक है, इसमें देखो समझ लो पूरे डिटेल में, ये बिग बैंग सिद्धांत क्या होता है, एक बहुत बड़ी, एक समझ लो एक सॉलिड, गैस, लिक्विड, उसमें सब चीज रहता है। ठीक है, ये देखो एक सॉलिड फॉर्म में हमारे पास एक पिंड है, जैसे हमारा पृथ्वी एक ग्रह, उपग्रह, तारे सब इसमें रहते हैं ना, सूर्य, तारा, उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं हमारे पास ग्रह पृथ्वी, उसके पृथ्वी के आसपास लगाने वाले उपग्रह, चंद्रमा। तो ये सब एक क्या थे, पहले पूरे एक पिंड थे। क्या थे, पिंड। अब इस पिंड में क्या होता है, जब भी आपने देखोगे कि जब बाहर का इसके ऊपर प्रेशर लगता है तो इंटरनली इसका प्रेशर बढ़ेगा, जब उसके ऊपर बाहर का जब प्रेशर लगेगा तो इंटरनली प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ने से कोई भी चीज जब पास में आती है तो इंटरनली टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां चीजें पिघलने लगती है, पिघलने लगने से क्या होता है, जब ये पिघलेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा, जैसे देखो आप गुब्बारे देखेंगे, गुब्बारे में गैस भी रहती है, सॉलिड भी रहता है, छोटे छोटे दाने रहते हैं, जैसे इसमें गर्मी बढ़ती है धीरे से टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता है, फूट जाता है ना। उसी प्रकार से ये भी क्या हो गई, फूट गया, मतलब ये भी क्या हो गई, ब्लास्ट हो गई। ठीक है, विस्फोट हो गया बड़ा सा। ठीक है,
तो इसमें जब विस्फोट हुआ तो इसकी जो भी सॉलिड फॉर्म थे, तो देखो आपको पता है जब भी कोई चीज विस्फोट होगी, अगर इसमें मैंने बोला कि सॉलिड और गैस है, तो सबसे पहले आप खुद ही बताइए कि सबसे पहले गैस निकलेगा कि सॉलिड निकलेगा। आपको खुद ही पता है कि भाई ये जो सबसे पहले जब इसमें ब्लास्ट होगा तो सबसे पहले क्या निकलेगी, गैस, गैस से बाहर निकलेगी। ठीक है, गैस से बाहर निकलेगी। तो यहां पर देखोगे, यहां पर स्टेप से ये ग्रह का निर्माण हो गया। ठीक है, ये ग्रह का निर्माण हो गया। अब ग्रह का निर्माण हुआ, ये बड़ा सा पिंड था, इसमें एक तारा भी बना। तारा में क्या है तुम्हारे पास, सूर्य है ना। अब इस जब ब्लास्ट हुआ तो इसमें क्या हो गया, तारा भी बना। तो यहां से स्टेप से ये पार्थिव ग्रह पृथ्वी के जैसे ठोस है, और इधर वाला जो रहता है इसका क्या बनता है, ज्योमित ग्रह। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारा मान के चलो ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा मान के चलो क्या है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी में भी एक आग का गोला ही था उस समय जब फूटा था। ठीक है, जब ब्लास्ट हुआ था, विस्फोट हुआ था, तो एक आग का गोला था, और ये सारे के सारे सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अब मान के चलो ये ब्लास्ट होने के बाद ये इस टाइप से ग्रह में तब्दील हो गए, और यहां से हमारे पास एक सूर्य बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, हमारे पास सूर्य बन गया। तो जब सूर्य बना तो सूर्य के आसपास से सारे ग्रह चक्कर लगाने लग गए। ठीक है, तो ये सारे चीज चक्कर लगाने लग गए। फिर पृथ्वी, जब पृथ्वी पृथ्वी जब गर्म आग का गोला था, तो इसमें क्या हुआ, जब कोई भी चीज ऊपर जाती है ना, पृथ्वी की जब भी कोई चीज ऊपर जाती है तो ठंडे महसूस करती है। आप भी जब भी आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करना चाहते हैं, छत के ऊपर जाना चाहते हो। क्यों, ठीक है, क्योंकि छत के ऊपर क्या लगती है, हमको ठंड लगती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो हमारा जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में कम होता जाता है, लेकिन जैसे ही आप किसी चीज के अंदर जाते जाते हो तो डिग्री सेल्सियस में बढ़ते जाता है। मान के चलो अगर आपने कभी कुएं खोदेंगे, कुएं में अगर कभी गए होंगे या गड्ढा खोदेंगे, तो उसमें गर्मी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। तो वैसे ही तो क्या हुआ, अब देखो कोई भी गैस रहता है तो ऊपर उठने को देखता है, हल्की गैस ऊपर उठने को देखती है। जैसे ऊपर उठेगी तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, और ये लिक्विड अवस्था में फिर से हमारा जल का निर्माण हो जाता है। फिर जल के निर्माण होने से तो सबसे पहले पृथ्वी पर जल का निर्माण हुआ। जल के निर्माण होने से आपको पता है कि सारी जैविक घटनाएं किसमें होती है, जल में होती है। तो यहां पर कुछ क्या बना, अलग अलग अणु, परमाणु, तत्व, ये सब मिले, और मिलने के बाद एक छोटी सी चीज बनाई। ठीक है, मैं मेन पॉइंट पे जल्दी आता हूं। ठीक है, एक छोटी सी चीज बनाई। अब मान के चलो आप जनरली देख लोगे कि प्रोटीन से बनी हुई चीजें रहती है, कार्बोहाइड्रेट वो सब, है ना, इन चीजों से एक छोटी सी चीज बनी, है ना। तो ये छोटी सी चीज में बहुत सारी चीजें, जैसे मान के चलो पानी की मात्रा सबसे अधिक है। ठीक है, तो जहां पर बहुत सारे अणु, परमाणु क्या हुए, संगठित हुए, और संगठित होने के बाद एक चीज का निर्माण करें, और इसका नाम हो गया है कोशिका। क्या है ये, कोशिका। और इसी कोशिका से संपूर्ण जीवों का निर्माण हो गया भाई साहब। ठीक है, इसी कोशिका से संपूर्ण जीवों का निर्माण हो गया। धीरे धीरे से उनमें चेंजेस आते गए, कोशिका में बदलाव आता गया, म्यूटेशन, एवोल्यूशन देखने को मिलता रहा, और ये कोशिका धीरे धीरे हमारे शरीर का निर्माण करते गई। ठीक है, तो यहां पर देखो अणुओं का एक जटिल तंत्र है। देखो इसमें बहुत सारे अणु हैं। ठीक है, अब इसमें तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है। देखो इसी में शोषण होता है, ठीक है, इसी में डाइजेशन होता है, पाचन होता है। ठीक है, और इसी में देखो तो भाई रिस्पायरेशन, शोषण हो गया, उत्सर्जन होगा। तो ये सब किसमें होता है भाई, कोशिका के अंदर। ये विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है कि नहीं। तो अगर आप बोलोगे कि भाई अणुओं का एक जटिल तंत्र है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे अणु मिले हैं आपस में, जब अणु मिले तो एक चीज बनी जिसका नाम क्या बोलते हैं हम लोगों ने, कोशिका। और इस कोशिका में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है, चाहे शोषण हो, पाचन हो, उत्सर्जन हो, है या तो इसी को बोलते हैं हम लोग जीवन। तो अणुओं का एक जटिल तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है, और उसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका। ठीक है, क्लियर हो गया क्या। तो जीवन क्या है, एक अणुओं का जटिल तंत्र है, बहुत सारे अणु मिले हैं। ठीक है, अणु मिलने के बाद और इसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया संपन्न होती है ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, जीवन। चलेगा, चलो आपको यह जीवन सजीव समझ आया, सजीव समझ आया, सजीव क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं सजीवों के कुछ लक्षण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। सजीवों के लक्षण। ठीक है, सजीवों के लक्षण। तो देखिएगा सजीवों के लक्षण भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, एक बोल सकते हो सामान्य लक्षण, एक हमारे पास सामान्य लक्षण। ठीक है,
और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, विशिष्ट लक्षण। ठीक है, विशिष्ट लक्षण। ठीक है, तो सजीवों में दो प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, एक सामान्य लक्षण और एक विशिष्ट लक्षण। देखो इन दोनों लक्षण के बारे में समझते हैं। सबसे पहले सामान्य लक्षण क्या होता है और विशिष्ट लक्षण क्या होता है। सामान्य लक्षण मतलब, देखिए सामान्य लक्षण मतलब क्या होता है कि वे लक्षण जो सभी प्रकार के सजीव निर्जीव में भी हो सकते हैं, मतलब सजीव में भी हो सकते हैं और निर्जीव में भी हो सकते हैं। ठीक है, सजीव में भी हो सकते हैं और निर्जीव में भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सभी सजीवों में होगा, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सारे निर्जीव में भी होता है। ठीक है, तो सामान्य लक्षण क्या होता है, सजीव निर्जीव दोनों में हो सकता है, सजीव व निर्जीव दोनों में हो सकता है। ठीक है, ऐसा लक्षण जो सजीव और निर्जीव दोनों में होता है या हो सकता है, इस लक्षण को बोलेंगे हम लोग सामान्य लक्षण। ठीक है, अब देखिएगा जैसे, और जरूरी नहीं है कि वो सभी सजीव में हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सभी सजीव में हो, तो ऐसे लक्षण क्या होता है हम लोग सामान्य लक्षण। अब विशिष्ट लक्षण क्या होता है इसके बारे में समझो। देखो जैसे श्वसन, मैंने इसका एग्जांपल देता हूं इनको। जैसे हमारे पास है श्वसन, ठीक है, श्वसन, दूसरा वृद्धि, तीसरा पाचन। ठीक है, इस प्रकार के ये सारे जो लक्षण है, कैसे लक्षण है, सामान्य लक्षण है। बोलोगे सर जी वृद्धि कैसे है, देखो वृद्धि कैसे बोलोगे, तो अभी अभी इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब थोड़े विशिष्ट लक्षण के बारे में जान लो। विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं, देखो विशिष्ट लक्षण क्या होता है, ये सिर्फ सजीव में होगा। किसमें होगा, सिर्फ सजीव में होगा। किसमें होगा, सिर्फ सजीव में होगा। निर्जीव में होगा क्या, निर्जीव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे दूसरी चीज, सभी सजीव में होना चाहिए, सभी सजीव में होना चाहिए, सभी सजीवों में होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो सजीव में होना ही चाहिए। दूसरी चीज निर्जीव में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा। तीसरी चीज कि सभी प्रकार के सजीव में होना ही चाहिए। देखो जैसे 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 देखो, जैसे मैंने बोल दिया उपापचय क्रिया। ठीक है, उपापचय क्रिया, उपापचय क्रिया, तो ये उपापचय जो क्रिया है ना, उपापचय जो क्रिया है मेटाबॉलिज्म, ये सभी सजीवों में होती है। ठीक है, ये सभी सजीवों में होती है। ठीक है, जैसे ये उपापचय क्रिया हो गई। दूसरा एक देखोगे यहां पर दूसरा वाला, एक और बोल सकते हैं हम लोग क्या, एक उपापचय क्रिया हो गई, एक हो गई चेतना। ठीक है, चेतना, चेतना। ठीक है, ये भी क्या है बेटा, ये सभी सजीव में है। लेकिन आपको मैं बोलूंगा जनन है क्या, आपको बोलूंगा जनन है क्या, तो जनन आपकी विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जनन जो होता है, जनन जो है ये कुछ सजीव में जनन होता है। जैसे कामगार, जैसे कुछ ऐसे भी जैसे बोल सकते हो थर्ड जेंडर जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें जनन नहीं होता है, पर सजीव तो भी है ना, जनन इसमें थर्ड जेंडर में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सजीव तो वो भी है ना। लेकिन क्या होता है कि उसका जो लक्षण है जनन का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि जनन देखो सभी जीवों में नहीं होता है, मतलब सभी जीवों में होना चाहिए। विशिष्ट लक्षण का मतलब क्या होता है, सभी जीवों में होना चाहिए। इनके सभी जीवों में होता, हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है। ये जो बांध, जिसको बांझ बोलते हैं, या बांध जो पुरुष रहते हैं या महिला रहते हैं उनमें नहीं होता है, ये थर्ड जेंडर में नहीं होता है। ठीक है, तो सजीव के लक्षण नहीं हो सकते, मतलब सामान्य लक्षण हो सकता है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि सभी सजीवों में होना चाहिए, सभी सजीवों में होना चाहिए, लेकिन सभी सजीवों में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ये सामान्य लक्षण है, ये आपका विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको मेरी बातें समझ आई होगी कि सजीव के दो प्रकार के लक्षण, एक सामान्य लक्षण और एक विशिष्ट लक्षण, है ना, समझ आ गया। तो चलो अब इनके बारे में जानते हैं कि लक्षणों के बारे में।
अब आप लोग बताइएगा कि इनमें कौन सा विशिष्ट लक्षण है और कौन सा सामान्य लक्षण है। ठीक है, आपको खुद ही समझ आएगा कि यदि सभी प्रकार के जीवों में, देखो मैं आपको फिर से बता देता हूं, सामान्य लक्षण जो होता है वो सजीव निर्जीव दोनों में हो सकता है, लेकिन विशिष्ट लक्षण जो होता है वो सिर्फ सजीवों में होगा और सभी प्रकार के सजीव में होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपने बोल दिया कि जलन, जलन क्या होता है कि सामान्य लक्षण है कि विशिष्ट लक्षण है, तो आप बताओगे कि ये सामान्य लक्षण है। विशिष्ट लक्षण क्यों नहीं है? क्योंकि विशिष्ट लक्षण की खासियत ये होती है कि सभी प्रकार के जीवों में होना चाहिए और निर्जीव में नहीं होना। तो जो जलन तो है निर्जीव में नहीं होता है, सजीव में होता है। ठीक है, लेकिन क्या सभी प्रकार के सजीव में होता है क्या? ये भी नहीं होता है ना। अगर सभी प्रकार के सजीव में होता तो ये भी क्या हो जाता है? विशिष्ट लक्षण। लेकिन आप देखोगे जो बंद कामगार मधुमक्खी होती है उसमें भी जलन नहीं होता है, क्योंकि वो फीमेल कैंडिडेट है। आपने खच्चर देखे होंगे, ठीक है, खच्चर में भी इस प्रकार का जलन नहीं होता है। और कुछ थर्ड जेंडर जो ह्यूमन है या कुछ ऐसे भी महिला या पुरुष होता है जो जलन नहीं कर सकते, जलन करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ये होना तो सभी में चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ ही जीवों में, कुछ जीवों में नहीं होता है और कुछ जीवों में होता है, इसलिए ये सामान्य लक्षण है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। आपको मेरे ख्याल से विशिष्ट लक्षण और सामान्य लक्षण में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले सजीव के लक्षण देखो। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कोशिका संगठन, नहीं सबसे पहले मैं दूसरा बताता हूं, एक बताता हूं। सबसे पहले वृद्धि, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि जो वृद्धि है, वृद्धि या ग्रोथ, ठीक है, वृद्धि या ग्रोथ। आप मुझे बताइए क्या वृद्धि सामान्य लक्षण है क्या विशेष लक्षण है? आप बताइए, सोचिएगा, वृद्धि सामान्य लक्षण है क्या विशेष लक्षण है? अब देखिए, मान के चलो सजीव में होता है लक्षण, ठीक है, सजीव में होता है लक्षण। कैसे? सजीव में होता है लक्षण कैसे? पेड़ पौधे में भी होता है। अगर आप पादप में देखोगे तो ये भी कंटिन्यू क्या करता है? ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, ठीक है। और सजीव में आप जंतु में भी देखोगे तो सभी जंतुओं में ग्रोथ होता है, ठीक है, पादप में भी होता है, जंतुओं में भी होता है। तो देखो, वृद्धि किसे कहते हैं? किसी भी चीजों में, चाहे किसी भी सजीव में या निर्जीव में, उसकी संख्या में, मात्रा में या भार में। फिर से, तो वृद्धि किसे कहते हैं? किसी भी सजीव व निर्जीव का वह गुण जिसमें किसी संख्या में, मात्रा में या भार में बढ़ने को ही क्या कहते हैं हम लोग? वृद्धि, ठीक है। तो मुझे अच्छी बताइए, ये पादप में तो कंटिन्यू धीरे धीरे से अपना शरीर एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से चार कोशिका बनाते बनाते वो क्या कर लेता है? ग्रोथ कर लेता है। तो इसमें तो वृद्धि हो रही है, इसमें भी देखोगे तो वृद्धि हो रही है। कुछ समय 21 साल तक कुछ वृद्धि होती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारा दिमाग का विकास होता है। बाकी हमारी कोशिका, कुछ कोशिका जो मर जाती है वो बार बार फिर से रिजनरेट होती है, ठीक है। तो यहां पर तो वृद्धि देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या निर्जीव में भी देखने को मिल रहा है क्या? देखो, अगर इसमें निर्जीव में भी देखने को मिलेगा तो समझ लीजिएगा कि हमारा विशेष लक्षण नहीं है। जैसे निर्जीव में देखने को मिलता है क्या? हाँ, देखो, जैसे मान के चलो मैंने एक लकड़ी दिया, ये पेन दिया, पेन को मैंने दो भाग में तोड़ दिया, तो एक की दो पेन हो गई। देखो, मान के चलो एक पेन थी, इसको तोड़ दिया, दो पेन हो गई, इसमें भी तो वृद्धि हुई, संख्या में वृद्धि हुई, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैंने कोई रेत का टीला लिया, रेत का टीला छोटा सा था और इसमें हवा आई, हवा के माध्यम से पूरी रेत जमा हो गई, तो ये भी धीरे से इसमें क्या हो गई? पहाड़ के रूप में वृद्धि हो जाती है। अरावली पर्वत इसी का एक उदाहरण है, ठीक है। दूसरी चीज, भार में वृद्धि हो गई, संख्या में वृद्धि हो गई। अगर इसमें मैं कोई चीज और डाल दूं तो इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। तो देखिएगा, वृद्धि किसे कहते हैं? तो एक तो संख्या में वृद्धि, दूसरी चीज मात्रा में हो सकती है, तीसरी चीज भार में हो सकता है, ठीक है। तो तीन प्रकार के आप जो गुण धर्म है ये आप सजीव में भी दे सकते हैं और निर्जीव में भी। तो जब दोनों चीजें, मतलब जो सजीव और निर्जीव दोनों में होती है, सजीव और निर्जीव दोनों में होती है, तो ये वृद्धि जो है ये विशेष लक्षण नहीं हो सकता। और विशेष लक्षण वो होता है जो सिर्फ सजीव में होता है, ना कि निर्जीव में, ठीक है। और ये लक्षण तो दोनों में देखने को मिल रहा है,
ठीक है। तो आप वृद्धि किसे कहते हैं? तो किसी भी चीज या किसी वस्तु या सजीव में संख्या, मात्रा या भार में बढ़ना ही क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है, जो कि सजीवों के सामान्य लक्षण है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि विशिष्ट लक्षण क्यों नहीं है और सामान्य लक्षण क्यों नहीं है। ठीक है, चलेगा। तो ये पहला पॉइंट था हमारा, वृद्धि। चलिए दूसरा, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है हमारे पास? जनन। ठीक है, जनन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनन या रिप्रोडक्शन। अब मुझे बताइए, ये जो जनन है, ये सामान्य लक्षण है कि विशिष्ट लक्षण है? तो सबसे पहले मैं जनन क्या होता है इसके बारे में बता देता हूं। ठीक है, जनन क्या होता है? अपने समान, अपने समान संतान उत्पन्न करना। ठीक है, अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है, अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन क्यों जरूरी है? तो इस धरती को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनन बहुत आवश्यक है। अगर हम हमारी कोई टाइम पीरियड होता है, समय अवधि होती है, एक समय तक हम जीवित रह सकते हैं, उसके बाद हम मरते हैं, स्वतः ही मर जाते हैं, उपापचय क्रिया घटने लग जाती है, कम होने लग जाती है, जिस कारण से हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस दुनिया को यदि हमको सुचारू रूप से चलाना है ना, तो हमको अपने समान संतान उत्पन्न करके जाना होता है, ताकि वो फिर आगे बढ़ के संतान उत्पन्न करेंगे। तो ऐसा हमारा काम चलता रहता है और दुनिया निरंतर चलते रहती है। ठीक है, इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमको क्या करना जरूरी होता है? जनन करना जरूरी होता है। तो अपने समान संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? अपने समान संतान या संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है, चलेगा। अब जनन होता है हमारे पास दो प्रकार का, देखिएगा, इसको मैं जनन में अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। उसमें व्यक्ति पढ़ेंगे। जनन हमारे पास दो प्रकार का होता है। पहला, एक होता है लैंगिक जनन। कौन सा? लैंगिक जनन। ठीक है, एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है हमारे पास अलैंगिक जनन। कौन सा होता है? अलैंगिक जनन। ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले लैंगिक जनन। तो लैंगिक का मतलब होता है इसमें लिंग, है ना। लैंगिक मतलब होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलेगा। तो लैंगिक में क्या होता है? इसमें दो विपरीत लैंगिक लिंगों की आवश्यकता होती है। मान के चलो, इसमें एक नर की जरूरत पड़ेगी और इसमें क्या पड़ेगी? एक मादा की जरूरत पड़ेगी। नर बोले तो मेल, फीमेल। ठीक है, तो इनसे नर युग्मक बनेगा, नर युग्मक बनेगा, और यहां पर क्या बनेगा? मादा युग्मक बनेगा, और नर और मादा युग्मक बना के क्या बना लेगा? युग्मज का निर्माण करेगा। ठीक है, यहां पर जो भी होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, यहां पर भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, और ये युग्मनज एक सिंगल कोशिका बनेगी, और इस सिंगल कोशिका से इसमें समसूत्री विभाजन होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसा जनन जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, ऐसा जनन जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, ऐसा जनन जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। और जिसमें, देखो समझ आ गया लैंगिक जनन, जैसे मानव, जितने भी जंतु हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, गाय, है ना, इनमें सब में क्या होता है भाई? लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब अलैंगिक जनन क्या होता है? ठीक है, अलैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लो। देखिए, अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसमें जनन करने के लिए, जिसमें जनन करने के लिए, करने के लिए एक ही जनक की आवश्यकता होती है। कितने जनक की आवश्यकता होती है? एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है,
एक ही जनक की आवश्यकता होती है। तो जनक का मतलब क्या होता है? जो जन्म देता है, माता पिता, है ना। इसमें सिर्फ जनक लिखा है, जनकों की बोलेंगे तो दो जनक हो सकते हैं, माता और पिता, ठीक है, पेरेंट्स। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें एक ही जनन करने के लिए एक ही जनक की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं हम अलैंगिक जनन। जैसे मान के चलो, अब अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कौन सा है, कौन से में काम आती है, तो ठीक है। जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं सदियों के लक्षण, ठीक है। तो देखो, जैसे मान के चलो तुम्हारे पास अलैंगिक जनन की विधियों में क्या क्या देखने को मिलता है हम लोग को? अलैंगिक जनन की विधि, ठीक। एकदम थोड़ा सा फास्ट बता देता हूं इसके बारे में, बाकी आप लोगों को मैं इस जनन में रिप्रोडक्शन में पूरा कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास द्विखंडन, जैसे बोल सकते हो विखंडन, विखंडन है विखंडन। चलो विखंडन लो। दूसरा ले लो मुकुलन। तीसरा ले लो कलिका निर्माण या कायिक प्रवर्धन बोल सकते हो, कायिक प्रवर्धन, ठीक है, कायिक प्रवर्धन। चौथा लो पुनरुद्भवन, ठीक है। पांचवा लो बीजाणु जनन, और एक लो खंडी भवन बोल सकते हो इसको, या विखंडन बोल सकते हो। ये खंडन हो गया, इसको बोल सकते हो द्विखंडन बोल सकते हो, द्विखंडन है बहुविखंडन, ठीक है, द्विखंडन है बहुविखंडन। और यहां पर ले लो खंडन, ठीक है, चलेगा। तो द्विखंडन में आप देखोगे, द्विखंडन विखंडन, इसको विखंडन बोल दो, इसको खंडन या विखंडन। विखंडन में क्या होता है? दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुविखंडन, ठीक है, बहुविखंडन, ठीक है। द्विखंडन में क्या होता है? जब एक जीव, मान के चलो ये एक जीव है, ये एक जीव है, ये टूटकर यहां से टूटेगा, इसका डीएनए अलग हो जाएगा, केंद्र अलग हो जाएगा, और यहां से एक से कितना जीव, एक से दो जीव का निर्माण कर लिए। तो एक से जब दो जीव का निर्माण कर लिए इसको बोलेंगे द्विखंडन, ठीक है। ये जनरली किसमें होता है? तो आप बोलते हैं ना अमीबा पैरामीशियम यूगुलिना, ठीक है। बहुविखंडन में क्या होता है? जब एक ही जीव, मतलब एक जीव, इसमें बहुत सारे केंद्र का निर्माण हो जाएगा, ये फूटने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे जीव का निर्माण कर लेता है, तो इसमें एक से अधिक जीव का बन जाएगा, मतलब दो से अधिक। जब ऐसा जनन जिसमें विखंडन के दौरान दो से अधिक जीव का निर्माण हो जाए इसको बोलते हैं बहुविखंडन, और जिसमें एक ही जीवों से दो जीवों का निर्माण हो जाए इसको बोलेंगे द्विखंडन। बहुत बन गया तो बहुविखंडन, दो बना तो द्विखंडन, ठीक है। ये जनरली किसमें होता है? अमीबा पैरामीशियम यूगुलिना, अमीबा पैरामीशियम यूगुलिना जनरली इनमें देखने को मिलता है हम लोग को, ठीक है। और ये जो है, ये आपने सुनोगे प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम, और ये भी अमीबा में भी देखने को मिलता है, ठीक है, अमीबा में भी देखने को मिलता है। जब ये अनुकूल परिस्थिति रहता है तो इसमें द्विखंडन होता है, इसमें अमीबा में, और जब इसमें प्रतिकूल सिचुएशन रहती है तब ये अमीबा में बहुविखंडन होता है, ठीक है। मुकुलन में क्या होता है देखिएगा, मुकुलन में मान के चलो कि तुम्हारा कोई पेड़ है, ये पेड़ है, इस पेड़ में, है ना, इस पेड़ में हल्का सा ऐसा इस टाइप से कुब्बा जैसा निकल जाता है, ठीक है, या मुकुल निकल जाता है, या इसको बड बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं मुकुल या बड। अब क्या होगा, यहां से इसको अलग करेंगे और यही वाला बड एक नया जीव का निर्माण कर लेता है, नया जीव का निर्माण कर लेता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बडिंग या मुकुलन, ठीक है, समझाएगा। इसमें हल्का सा मुकुल निकलता है, किसी भी पौधे में एक हल्का मुकुल निकलता है, मुकुल ही अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है, उसको बोलते हैं हम लोग मुकुलन, ठीक है। तो ये इसमें जनरली आपको देखना पड़ेगा हाइड्रा, कहां होता है जनरली ये वाला? हाइड्रा और ईस्ट में देखने को मिलता है, हाइड्रा और ईस्ट में, ठीक है, चलेगा।
आगे देखिए कायिक प्रवर्धन। कायिक का मतलब क्या होता है समझ लो। कायिक का मतलब होता है काया। काया मतलब पौधे के किसी भी कायिक भाग से, कायिक मतलब चाहे जड़, तना, पत्ती कुछ भी हो सकता है ना। तो कायिक भाग से मतलब पौधे के किसी भी कायिक भाग से नए जीव का निर्माण होना या नए पौधों का निर्माण होना क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। मान के चलो एक सुनेंगे आप लोगों ने, जड़ से हो जाता है, इसमें जड़ से भी हो सकता है, इसमें तना से भी हो सकता है, इसमें पत्ती से भी हो सकता है। ठीक है, जड़ का अगर देखोगे तो जड़ तो वैसे बहुत सारा है, गाजर, मूली, ये सब क्या है? जड़ है। ठीक है, इनमें इस टाइप से होता है, गाजर, मूली जड़ में। ठीक है, इसमें बाद में और बहुत सारी चीजें समझाएंगे हम आपको। ठीक है, तना में देखेंगे आप लोगों ने आलू। ठीक है, आलू तुम्हारा जिमीकन, बहुत सारे। ठीक है, कण, प्रकन, घनकन, सलकन सब चलता है इसमें। और पत्ती में ब्रायोफाइलम, बहुत एग्जाम्पल अच्छा है इसका, ब्रायोफाइलम, पत्ता चट्टा इसको बोलते हम लोग। ठीक है, चलेगा। तो ये कायिक प्रवर्धन हो गया। अब देखिए पुनरुद्ध भवन क्या होता है? पुनरुद्ध भवन कहां समझाओ, कुछ मिटा देता हूं, है ना। पूरा रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, बस ऊपर ऊपर बताया था इसके बारे में, फिर मुझे इसके बारे में पूरा डीपली पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम चीजें जान रहे हैं। ठीक है, चलेगा। अब आता है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है रिजनरेशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिजनरेशन। इसमें क्या होता है? मान के चलो ये एक जीव है, ये इस टाइप का जीव है। ठीक है, ये इस टाइप का जीव है। ठीक है, ये सारा जीव रहता है। चलो उतना तो बंगाली में बनाना है। ये हमारे पास है प्लेन एरिया। क्या हमारे पास? प्लेन एरिया। ठीक है, प्लेन एरिया में क्या होता है? आप किसी भी इसके भाग को काटो, जहां पर भी इसका डीएनए केंद्र रहता है, आप ये भाग को भी काटोगे, इससे नया जीव का निर्माण हो जाएगा। इस यहां से काटोगे तो इससे भी नया जीव का निर्माण हो जाएगा, इससे भी काटोगे तो नया निर्माण हो जाएगा, यहां से भी, अब कहीं से भी काटो, है ना। और मतलब ये जब पुनरुद्ध भवन मतलब ऐसा जगह जिसमें किसी भी जीव, किसी भी भाग से नए जीव का निर्माण हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन। ठीक है, और जनरली सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है? आपको प्लेन एरिया में। ठीक है, चलेगा, समझ आ जाएगा। मतलब किसी भी जीवों के किसी भी भाग से एक नए जीव का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है? पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन। ठीक है, अब बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में क्या होता है? आपने एक सुने होंगे, हाँ, मतलब गोनेडिया और एक पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम। उसमें क्या होता है? मान के चलो ये इस टाइप का जीव है, इस टाइप का जीव है ना, ये इस टाइप का जीव है। अब इसमें क्या होता है? हल्के हल्के छोटे छोटे इसमें वो स्पोर्स तैयार होते हैं, बीज तैयार होते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे बीज तैयार होते हैं। ठीक है, इस टाइप से बीज तैयार होंगे और ये परिपक्व होने के बाद फट जाता है, क्या जाता है? फट जाता है और कहीं जाके बिखर जाता है, और इससे ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो जनरली ये देखने को मिलता है हम लोग को इसमें पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम में। और सबसे पहले यही पेनिसिलियम से ही फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई थी। ठीक है, चलेगा। तो बीजाणु जनन होगा। अब आता है खंडन। खंडन जनरली आप देखोगे ये भी जनरली आपको हाइड्रा में देखने को मिलेगा, हाइड्रा में और ईस्टर में। ठीक है, एक स्पाइरोगारा इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये देखिए इस टाइप से रहता है स्पाइरोगारा, ये इस टाइप से ऐसा। ठीक है, ये इस टाइप से स्पाइरोगारा रहता है, और ये क्या हो जाता है? यहां से बीच में से कट के एक नया स्पाइरोगारा का निर्माण कर लेता है इस टाइप से। तो ये इसका मेन है। ठीक है, ये मेन वाला है, और इससे क्या हो जाएगा? अलग अलग स्पाइरोगारा यहाँ से टूटेगा, कटेगा, और इससे एक नया स्पाइरोगारा का निर्माण हो जाएगा। यदि हाइड्रा में होता है, स्पाइरोगारा स्टेम में भी होता है। ठीक है, तो खंडन किसी को होता है कि किसी भी जीव का अलग अलग भागों में टूटा हुआ भाग एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? खंडन। ठीक है, और जनरली कहां देखने को मिलेगा आपको? क्या है आपके पास? स्पाइरोगारा। ठीक है, अब मैं आपको इसका नेचुरल आर्टिफिशियल सब बताऊंगा, इसकी और भी विधियां हैं, लेकिन ये सिर्फ रिप्रोडक्शन में आपको पूरा क्लियर बताया जाएगा। छोटा सा टॉपिक नहीं है। इसमें फ्लावर में रिप्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमन में पढ़ना पड़ेगा, बहुत लंबा टॉपिक है, इसको अपन इजीली पूरा करेंगे थे जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो अब देखिएगा
ये हमने आज आपको रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बताया कि भैया रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें जन्म जो होता है अपने समान जो संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जन्म कहलाता है। जन्म दो प्रकार का देखिए आप लोगों ने, लैंगिक जन्म, अलैंगिक जन्म। लैंगिक जन्म में दो एक जन को क्या आवश्यकता होती है, अलैंगिक जन्म में एक ही जनक से एक नए जीवों का निर्माण हो जाता है। तो अलैंगिक जन्म की विधियां भी देखें। तो देखो बेटा, आपको मैं बताना चाहूं कि जनन क्या आपका विशिष्ट लक्षण है या सामान्य लक्षण है, तो आप बताओगे मुझे कि सर जी ये सामान्य लक्षण है। सर जी कैसे, बताता हूं। मैंने आप लोग को बोला हूं कि विशिष्ट लक्षण और सामान्य लक्षण में क्या अंतर है। विशिष्ट लक्षण जो होता है ये सिर्फ सभी जीवों में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, सभी जीवों में। लेकिन सामान्य लक्षण तो निर्जीव में भी हो सकता है, सजीव में हो सकता है। लेकिन जन्म, इसमें देखो कि क्या सभी प्रकार के जीवों में हो रहा है क्या, देखो मानव में तो हो रहा है, मानव में हो रहा है, लेकिन क्या सभी मानव में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा भाई, सभी मानव में नहीं हो रहा है, इसमें तो हो रहा है। लेकिन क्या आपके पास जो बंध युगल जोड़ी है, बंध युगल युगल जोड़ी है, क्या इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा। तीसरी चीज, क्या ये बंध कामगार बंध कामगार मक्खी में भी नहीं हो रहा है, ठीक है। मधुमक्खी जो थी, बंध कामगार मक्खी, इसमें 3 प्रकार की मक्खी पाई जाती है, रानी, ड्रोसेला और ये बंध कामगार मक्खी होती है। ये भी फीमेल होती है और इसमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। आपने देखेंगे खच्चर, खच्चर जिसको हम म्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूल, खच्चर में भी नहीं होता भाई साहब, खच्चर में भी नहीं होता। और हमारा ये खच्चर जो होता है ये हॉर्स मतलब घोड़ा और गधा, इन दोनों में क्रॉस होता है, इन दोनों में क्रॉस होता है जिससे बनता है खच्चर। इसको बनाने का एक ही कारण था कि घोड़ा बहुत फास्ट चलता है और गधा जो होता है अधिक सामान ढोता है। इन दोनों को जब क्रॉस करा है तो ये खच्चर जो बनके तैयार हुआ तो थोड़ा स्पीड चलता है और सामान भी अधिक होता है, तो इस कारण से बनाया गया। लेकिन जब बनके तैयार हुआ इसमें रिप्रोडक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है। तो सभी प्रकार के सजीव में होना चाहिए, अगर सभी प्रकार के सजीव में होते तो ये विशिष्ट लक्षण होता, लेकिन सभी प्रकार के सजीव में नहीं हो रहा है, जिस कारण से इसको हम विशिष्ट लक्षण नहीं कहेंगे, सामान्य लक्षण कहेंगे। क्लियर हुआ, चलिए कुछ तो हो रहा हुआ क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनन, तो ये जनन भी देख लिया आप लोगों ने। चलेगा, अब तीसरा देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि या ये भी सामान्य लक्षण है या विशेष लक्षण है। तीसरा, उपापचय क्रिया, उपापचय क्रिया है, ठीक है, उपापचय क्रिया है। या इसी को बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। चलेगा, तो अब हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलेगा, तो उपापचय क्रिया है, ठीक है। देखिएगा इसकी डेफिनेशन कैसे होगा, जीवित शरीर में होने वाली समस्त
समस्त क्रियाओं के योग को क्या कहते हैं हम लोग? उपापचय क्रिया कहलाती है। उपापचय क्रिया कहते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहा है बेटा कि जीवित शरीर में जितने भी होने वाली अलग अलग क्रिया है, चाहे डाइजेशन हो, चाहे रिस्पायरेशन हो, चाहे एक्सुरेशन हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, तो मतलब उत्सर्जन, जनन, तुम्हारा पाचन, श्वसन, ये सब क्या है? प्रक्रिया है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया का योग कोई क्या बोलते हैं हम लोग? उपापचय क्रिया है। याद रहेगा, जीवित शरीर में होने वाली समस्त जो क्रियाएं होती है उसी को बोलते हैं हम लोग उपापचय क्रिया है। ठीक है, देखो उपापचय दो चीज से मिलकर बना होता है। ठीक है, उपचय और अपचय, है ना? उपचय और अपचय। ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनाबॉलिज्म। इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये उपापचय क्रिया दो चीज से मिलकर बनती है, एक होती है उपचय और एक अपचय। तो उपचय का मतलब क्या होता है समझ लो। उपचय का मतलब होता है जिसमें चीजों का निर्माण होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक संयोजन अभिक्रिया बोल सकते हो। ठीक है, इसको बोल सकते हैं निर्माणकारी अभिक्रिया। इसमें निर्माण होता है, इसको बोल सकते हैं हम लोग निर्माणकारी अभिक्रिया, निर्माणकारी। और इसको बोलते हैं टूटना, विखंडन बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं विघटनकारी, विघटनकारी या विखंडन बोल सकते हैं। तो इसमें चीजों का निर्माण होगा, जैसे मान के चलो प्रकाश संश्लेषण। एग्जाम्पल में प्रकाश संश्लेषण, यहां बोल सकते हो आप श्वसन, मानव में या किसी में भी श्वसन, इसका एग्जाम्पल है। तो उपचय अपचय से क्या मिलता है बेटा? उपापचय क्रिया मिलती है। तो इसमें निर्माण होगा, मान के चलो, देखो निर्माण कैसे होगा। तो मान के चलो मैंने यहां दिया हूं, हाँ CO2 दिया हूं। देखो पेड़ का काम करता है, देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस कैसे होती है समझ लो। मान के चलो ये पेड़ है, ये पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है। ठीक, अब यहां पर ये काम करता है, नीचे से जल रहेगा, जल, ये है मिट्टी, मिट्टी, जल और खनिज जो भी है। ये पत्ती वाला भाग है, ये जड़ वाला भाग है। तो यहां से इस सूर्य का प्रकाश मिलेगा। क्या मिलेगा? सूर्य का प्रकाश। ये समझ लो कि सूर्य का प्रकाश है, सन है। तो यहां से सूर्य का प्रकाश मिलेगा, इस सूर्य के प्रकाश से क्या ले लेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण करने के बाद हम लोग जो मानव है इसमें CO2 छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे? CO2 छोड़ेंगे। CO2 छोड़ेगा, ये पेड़ क्या करेगा? नीचे से पानी ले लेगा। पानी जो है ये H2 है। क्या है? ये H2 है। अब ये दोनों जुड़ेगा, क्या करेगा? ये जुड़ेगा किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, ये जुड़ेगा। ठीक है, और जुड़ने के बाद क्या बनाएगा? C6H12 और O6। तो देखिएगा इसने क्या बना लिया? ग्लूकोज बना लिया। क्या बना लिया? ग्लूकोज बना दिया। तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, और ये जल। प्रकाश की उपस्थिति में इसने क्या बना लिया? ग्लूकोज, है ना, जिसको हम लोग अब ग्रहण करेंगे। ग्लूकोज जब ग्रहण करेंगे तो ग्लूकोज जो ग्रहण करेंगे हम लोग, ठीक है, इसका डाइजेशन होगा। तो ये ग्लूकोज हम लेंगे किससे? पेड़ पौधे से। अब पेड़ पौधे के किसी भी भाग को हम ले लेंगे, मान के चलो ये स्टार्च के रूप में इनमें जमा हो गया है,
चाहे पत्ती में हो गया, चाहे जड़ में हो गया, तना में हो गया। अब इसको हम खाएंगे, हम लोग खाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ग्लूकोज रहेगा C6H12 और O6। ये ग्लूकोज के रूप में हमने भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया, ठीक है, भोजन के रूप में ग्लूकोज ले लिया। अब क्या होगा, ये किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब देखो जब ये तोड़ेगा तो क्या बनाएगा, यहां से ग्लूकोज ही नहीं बनाएगा और यहां पर 6O2 भी बनाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन भी बनाएगा। अब जब ये ऑक्सीजन बनाएगा तो हम इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे, इसको हम गैसीय फॉर्म में लेंगे, इसको हम भोजन के रूप में लेंगे। तो हमने यहां से क्या ले लिया, 6O2 ले लिए, ठीक है, 6O2 ले लिए। अब ये टूटेगा, देखो पहले क्या हुआ, ये जुड़ा है ना, और अब क्या हो रहा है, ये टूट रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा। तो फिर से क्या बना लेगा, 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, और इसमें एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में हमको क्या मिल जाएगी, एनर्जी, ठीक है। इसी को ऊर्जा बोलते हैं, करेंसी ऑफ ऊर्जा की मुद्रा बोल सकते हैं इसको आप, ऊर्जा की मुद्रा या करेंसी ऑफ एनर्जी, करेंसी ऑफ एनर्जी। इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जिसमें 673, ठीक है, 673 कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। 30 एटीपी के रूप में हमको एनर्जी मिल जाती है, 30 एटीपी के रूप में एनर्जी मिल जाती है, जिसमें 60% हम बाहर कंटिन्यू छोड़ देते हैं, इसलिए इसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, और 40% हम इसको एब्जॉर्ब करके इसमें काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखेगा, यहां पर ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, इसलिए इसको विघटनकारी अभिक्रिया बोलते हैं। ये शोषण है, ये शोषण नहीं है, है ना, ये शोषण है। और ये क्या है, ये वाली जो क्रिया है, ये है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो इन दोनों जो क्रिया एक साथ होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग उपापचयी क्रिया, जिसमें अपचय और उपचय क्रिया एक साथ हो, उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उपापचयी क्रिया। क्लियर हो गया अभी। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश की उपस्थिति में ये जुड़ रहा है, संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं इसको आप, और ये इसमें टूट रहा है तो इसको वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगी दोनों चीजें आप लोग को, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ये वाली क्रिया क्या सभी जीवों में पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो ये जो क्रिया है ये विशिष्ट लक्षण को दर्शाएगी, या फिर यदि ये संभव नहीं है तो विशिष्ट लक्षण को नहीं दर्शाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे मान के चलो एक वायरस होता है, वायरस या विषाणु, एक विषाणु होता है, विषाणु या वायरस, ठीक है। ये वायरस क्या काम करता है, ये समझ लो, इसमें एक तो डीएनए होता है, क्या होता है, एक तो डीएनए होता है इसमें, या फिर होता है आरएनए, ठीक है। इसमें एक तो डीएनए होता है या फिर क्या होता है, आरएनए होता है। इसके ऊपर में प्रोटीन की लेयर भी पाई जाती है, बाद में बताएंगे वायरस के बारे में। तो वायरस में एक तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, बोलते हैं कि अकोशिकीय है ना, अकोशिकीय, इसमें कोशिका नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें कोशिका का वस्तु गुण पाया जाता है, इसमें जो जेनेटिकली मटेरियल तो पाया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है ये अकोशिकीय गुण प्रदर्शित करता है बोले, लेकिन ये इसमें जेनेटिकली मटेरियल होता है, ठीक है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं जब विषाणु पढ़ाऊंगा वायरस, तो ठीक है। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास आगे देखते हैं और इसके बारे में और जानेंगे, ठीक है। धन्यवाद।